ओके, सो हम ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से स्टार्ट लिया था और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। और चैप्टर 1 दिस इज केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इसमें हमने कुछ ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस किया था कि लाइक टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या एक फ़र्क पड़ता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्या वेरिएशन आती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। तो उसमें हमने एक फर्स्ट पढ़ा था हमने एटॉमिक रेडियस। तो एक एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है टॉप से बॉटम लेफ्ट से राइट। इस तरह सेकंड मैंने आपको बताया था आयोनिक रेडियस, इसका क्या ट्रेंड होता है टॉप से बॉटम, मतलब ये दो। और इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी भी बताई थी आपको, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो थर्ड एक ट्रेंड हमने डिस्कस किया आयनाइजेशन पोटेंशियल का या आयनाइजेशन एनर्जी का। बस यही 3 ट्रेंड्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम फोर्थ ट्रेंड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड होता है, ठीक है। फोर्थ ट्रेंड है दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले चीज़ तो ये जाननी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हाउ कैन यू डिफाइन इट। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं उसको, यस राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग कहते हैं दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने से के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है। तो उसको अगर हम डिफाइन कर सकें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, जो बाहर निकलती है, कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लास्ट शेल में दाखिल होता है, एंटर होता है, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे से पहले हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये इसका रिवर्स होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के लास्ट शेल से निकालना है तो यू नीड टू गिव एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात की जाती है जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है। वो कब होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है किसी एटम के लास्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके अल्टीमेट शेल में, जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अब फॉर एग्जांपल इसको किसी मिसाल से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लाइक क्लोरीन हमारे पास है, Cl है, दिस इज Cl। आप क्लोरीन आप जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 17 होता है, तो ये 2,8,7 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। अगर इसे हम एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दें, इफ़ वी आर गिविंग इट 1 इलेक्ट्रॉन, सो क्या होगा, तो ये Cl नेगेटिव आइन एनाइन में जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा Cl 2,8,8 और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो Cl 2,8,8 हमारे पास बना। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी प्लस हीट। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इसने एंटर किया है अपने लास्ट शेल में, तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर डेल्टा एच या चेंज इन एंथैल्पी अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर दिस विल बी नेगेटिव आएगा और किलो जूल पर मोल में आएगा। तो जो कि यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो ये जितनी भी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, -200, -300, वॉट एवर जो भी आएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे कहते हैं कि जब किसी एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट सिंपल थिंग। अच्छा, इसके बाद फिर इसके हम जो है वो फैक्टर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, वो देख लेते हैं। तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर सेम उसी की तरह, लाइक जो हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इसी की तरह सेम फैक्टर इसका होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स।
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डाउन होगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो फैक्टर्स हो गए। अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करें, टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट, तो टॉप से बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल उसी की तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह से नीचे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है इसके अंदर, टॉप से बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रेंड आता है हमारे पास से। अच्छा, इसमें क्या होता है लाइक के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एक और चीज़ याद रखनी है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ज़रा समझ लें, इसमें नोट की सूरत में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे तो हम सिन बोर्ड में जब पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि नेगेटिव होती है, बट ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव किस तरह से हो सकती है, तो एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी सिर्फ रिलीज ही हो रही है इसके अंदर, तो इसमें तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। पॉजिटिव तो हमारा एंडोथर्मिक शो करता है। तो क्या याद रखना है आपको कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? ड्यू टू रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना तो एनर्जी रिलीज हो गई, 2,8 हो गया। अब इसके लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, अब दोबारा इलेक्ट्रॉन एंटर करने जाएंगे ना तो क्या होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो रिपल करेंगे आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को, तो वो एंटर नहीं होने देंगे। उसके लिए आपको हीट एनर्जी देकर उसको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो उस रिपल्जन को ओवरकम कर सकें। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट हम अक्सर फर्स्ट की बात करते हैं तो वो नेगेटिव होती है। सिन बोर्ड पे जब हम बात करते हैं तो सिन बोर्ड में तो बेसिक चीज़ें होती हैं जस्ट, तो हम नेगेटिव ही लिखते हैं, बट ये पॉजिटिव भी हो सकती है एक्सेप्शनल केसेस में अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात की जाए। ठीक है, नहीं थर्ड में दोबारा से उसके बाद, चूँकि जितनी बार उसके बाद ऐड करते रहेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको हमेशा देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपल्जन तो और बढ़ते हैं बल्कि और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो रिपल्जन और बढ़ जाएगी। समझ गए? तो इसलिए फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब के सब जो हमारे पास जो है वो नेगेटिव वो पॉजिटिव जाएंगे। ठीक, नेगेटिव सिर्फ फर्स्ट ही होती है और हमेशा फर्स्ट की बात कर रहे होते हैं अक्सर। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 8A इज 0। ग्रुप 8A की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ग्रुप 8A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। चूँकि आप जानते हैं ग्रुप 8A जो है वो ये ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो दैट सी बात है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करते, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब पूछी जाती है तो हम कहते हैं 0 है। ये पूछा जा सकता है आपसे एप्टीट्यूड में कि कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, तो हम ग्रुप 8A लिखते हैं, नोबेल गैसेस के बारे में लिखते हैं। रीज़न मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड वैलेंस शेल है ना भाई, चूँकि उनका वैलेंस शेल फुली फिल्ड होता है, इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास 0 हो जाती है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक्सेप्शन है वो भी याद रखिए। एक और इसका एक्सेप्शन है वो मैं बता देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ये बात आपको बताया कि टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है ना भाई। तो अगर हम ग्रुप 7A की बात कर लें, ग्रुप 7A की बात करें तो ग्रुप 7A में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, तो जो ट्रेंड मैंने आपको बताया उसके लिहाज से क्या है कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। बिल्कुल, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर अगर हम इस दो की बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, तो इसकी यकीनन जो है वो चूँकि डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए।
और क्लोरीन की लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, ऐसे ही होना चाहिए, दिस शुड बी देयर, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर ट्रेंड फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर अलग होता है। फ्लोरीन की जो है वो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब बोलो सर ये तो ट्रेंड के खिलाफ चला गया ये वाली बात, तो रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न यही है कि जो फ्लोरीन है ना, तो इसकी स्मॉल साइज, चूँकि फ्लोरीन का एटम बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो ज़्यादा होती है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स को आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा होता है, इतने आराम से ना वो एंटर नहीं होने देता जितने आराम से क्लोरीन होने देता है। चूँकि उसका साइज़ फ्लोरीन के मुकाबले में बड़ा है, एटॉमिक रेडियस, तो क्या होता है कि उतना रिपल्जन नहीं करता है। तो चूँकि ज़्यादा फ्लोरीन रिपल्जन कर लेता है, दैट्स वाई इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना वो कम हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को इतने आराम से गेन नहीं कर सकता फ्लोरीन जितने आराम से क्लोरीन गेन कर सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन आपको इस दो के अंदर दिखता है, फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर, जब ये नॉर्मल ट्रेंड आपका ये वाला फॉलो नहीं हो रहा होता। तो अगर आपसे पूछा जाए 4 हैलोजेंस दे दिया जाए FCl, Bri, और कहा जाए कि बताएं कि सबसे लोएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चारों में से किसकी है, तो हम क्लोरीन का बोलते हैं, फ्लोरीन का नहीं बोलते हैं। समझ गए? तो अगर ये सवाल आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये 4 आ जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि क्लोरीन को बोलना पड़ेगा, फ्लोरीन को नहीं। ये ट्रेंड उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, वरना बाकी तमाम ग्रुप के अंदर तो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला होता है वही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखे ना, जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो मैंने क्या बताया कि डिक्रीज हो रही है ना भाई, डिक्रीज हो रही है, नॉर्मल ट्रेंड है ये, बाकी सब पे नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। अब क्लोरीन से कम ब्रोमीन की होगी, ब्रोमीन से कम आयोडीन की होगी, होना तो क्लोरीन की भी फ्लोरीन से कम चाहिए, लेकिन यहाँ अब नॉर्मल ट्रेंड है फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर। हाईएस्ट, यस बिल्कुल हाईएस्ट यहाँ पर जो है ना, अगर हम बात करें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस रेस्पेक्टिव ग्रुप में क्लोरीन की है, हाईएस्ट है ये। अगर हम इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर में लिख देते हैं कि Cl की ज़्यादा है फ्लोरीन के से, फ्लोरीन की ज़्यादा है फिर उसके बाद ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा है फिर आयोडीन से। आप चाहें तो इस तरह ऑर्डर आप बना सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या बात कहना चाह रहा हूँ। बस यहाँ एक एबनॉर्मल ट्रेंड आ रहा है ना क्लोरीन फ्लोरीन, बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड है आगे। क्लियर है? तो बस दिस इज द ओनली थिंग, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ट्रेंड कहलाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 5वां ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे। द 5th ट्रेंड वी हैव हियर इज एक्चुअली, यस यू कैन आस्क। फ्लोरीन छोटा है क्लोरीन के मुकाबले में, जी हाँ। तो सर ब्रोमीन तो क्लोरीन से बड़ा है, तो फिर उसमें भी ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए ना? फ्लोरीन एक्सेप्शनली छोटा है, मतलब देखा जाए तो फ्लोरीन की बात करेंगे ना तो एक्सेप्शनली, अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन के मुकाबले में बात करें तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है क्लोरीन से, तभी उसके अंदर बजाय हम ये बात करने के उसके हम चेक करते हैं उसके रिपल्जन के बारे में बात करते हैं। अब क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में साइज़ का इतना डिफरेंस नहीं है, तो हमारी रिपल्जन वाली बात वहाँ नहीं साबित होती, वो सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हो रही है, चूँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं नंबर 5 पे, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री की दुनिया में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझते हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर आपको समझ में आ रहे होते हैं। अगर आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो आप बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं और बॉन्ड को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लगा सकते हैं, आप खुद से मैकेनिज्म देख सकते हैं ऑर्गेनिक के, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। और ये नहीं है तो फिर आप हमेशा याद करेंगे रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका अंदाज़ा हो चुका हो कितना ज़रूरी होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक इसको हम लोग बहुत सारे नाम दे सकते हैं, किसी को हम लोग क्या, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी, है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी को या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इसको प्रॉपर डिफाइन करें, डेफिनेशन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, बिल्कुल, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, ये एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself
is called electronegativity. मीन्स कि किसी एटम की वो ताकत, एबिलिटी, वो कुव्वत, वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत ही हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस सलाहियत से एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं HCl की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो HCl में आपको पता है इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में तो आइडिया है। देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन विच वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आर मेकिंग बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसमें ये जो पेयर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि जो शेयरिंग हो रही है जिसकी वजह से, और ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है इसकी वजह से। अब होगा क्या कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचेगा और क्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा। अब ऐसा हो सकता है अगर दोनों सेम एटम हो तो दोनों सेम ताकत से, सेम जो है वो एबिलिटी से अपनी तरफ खींचे, और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो क्या होगा कि यस, वो अपनी तरफ खींच लेगा, उसको ज़्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, उसको ठीक अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब क्या होगा कि क्लोरीन ज़्यादा खींचेगा उसको अपनी तरफ, तो क्लोरीन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि जब कभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, दिस इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यूनिट्स की बात की जाए कि इसकी क्या यूनिट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हम उसको यूनिट के बारे में बताते हैं नो यूनिट, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट कोई नहीं होती है। ये जस्ट एक रेशो होता है, जैसे रिलेटिव टेंडेंसी होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना एटॉमिक रेडियस की और आयनिक रेडियस की, इनकी यूनिट्स के बारे में बात की थी, एंगस्ट्रॉम होती है। इन दोनों की यूनिट्स बाकी किलो जूल पर मोल होती है, किलो कैलोरी पर मोल होती है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट आपको नहीं मिलेगी, कभी कभी यूनिट नहीं बना रहे, बस कहते हैं 3.0 है इसको, 3 जूल, 3 किलो जूल, 3 एंगस्ट्रॉम, ये सब नहीं बोलते हैं। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती है, बस मैग्नीट्यूड होता है इसके अंदर। और इसकी वैल्यूज़ होती हैं बहुत सारी, हर एलिमेंट की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ है। अक्सर ऐसी होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, तो आप देखेंगे हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा हाई होती है, तभी नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप हमेशा देखते हैं कि कैसी होती है, ये लो होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इससे को इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी कहा जाता है मेटल्स का। ठीक है, बहुत आसान बात है। अच्छा, ये इसकी जो वैल्यूज़ थी उसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो है ना, वो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी सबसे पहले, उसका नाम था लिनस पॉलिंग। तो लिनस पॉलिंग वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में बताया था, और उसने एक स्केल भी डेवलप किया था, स्केल है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग स्केल जो था उसके अंदर उसने तमाम एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू असाइन कर दी थी, और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने किसको दी थी, फ्लोरीन को दी थी, बिल्कुल सही। और कितनी दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन को, यस 4.0, दिस इज़ द हाईएस्ट वन। तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ के अंदर के बताएं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, या पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो हम कहते हैं फ्लोरीन है। वैल्यू पूछी जाए तो 4.0 है। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस सीज़ियम। क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 0.7, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। तो सीज़ियम और फ्लोरीन ये दो आपको याद रखने होते हैं। यस नहीं, बिल्कुल दो एटम्स के सेम हो जाती है, यस राइट। हाँ उसके, हाँ मैं बता देता हूँ उसको, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे सीज़ियम हम लोग कहते हैं ना वैसे, और इसी तरह से सीज़ियम के अलावा एक रेयर एलिमेंट होता है फ्रांशियम, Fr,
अगर आप इसको भी सर्च करोगे तो उसकी भी 0.7 ही होती है अगर आप सर्च करो तो। लेकिन अक्सर हम लोग फ्रांशियम चूँकि बहुत रेयर होता है तो हम लोग सीजियम की बात करते हैं। फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत रेयर होता है तो हम लोग इसकी बात ही नहीं करते। तो अक्सर वो ऐसा हो सकता है कि दो चीज़ों को सेम आ जाए या नियरली सेम आ जाए। उस सूरत में क्या हो सकता है, अब जैसे कि हम बॉन्ड्स अक्सर चेक करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि दो डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड हमेशा पोलर बने। अब जैसे देखो, मैं नियरली सेम की बात करो, सेम की बात भी नहीं कर रहा, नियरली सेम। जैसे कि देखो, चेक कराता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास जैसे कि मीथेन है, दिस इज मीथेन CH4। और आपको पता है मीथेन हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स पर पोलर होते हैं कि नॉन पोलर होते हैं? पता है किसी को? पढ़ा है अब तक? नॉन पोलर होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। वाई? बिकॉज उनके अंदर सारी नॉन पोलर। क्या कोई भी हाइड्रोकार्बन पानी में डिजोल्व हो सकता है? पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल, है ना, पेट्रोलियम जेली, एसफाल्ट, क्या किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं? नहीं। ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि वो नॉन पोलर होता है। इसके दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है कोई इसके आगे। ये तो वो बात है जो कि क्लास 9 का स्टूडेंट करेगा, ना कि आप करोगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि नॉन पोलर हमेशा डिफरेंट एटम्स के, मतलब पोलर बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हमेशा सेम एटम के बीच में बने। नॉन पोलर डिफरेंट एटम्स के बीच में भी बन सकते हैं। ये तो मैं बताने वाला उनका जो सवाल है, ठीक है। डिफरेंट एटम्स के बीच में, अब देखो ये अलग अलग एटम्स है ना इनके, तो ये कार्बन हाइड्रोजन, अब ये बॉन्ड बना, बट कभी भी हम ऐसे चार्ज नहीं लगाते कि, अब देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है हमारे पास 2.5, सही है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1। तो बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, 0.4 का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इससे क्या होता है कि ना चार्ज इधर ट्रांसफ़र होता है ना इधर ट्रांसफ़र, दोनों पैर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। ये बॉन्ड हमारे पास टोटली नॉन पोलर बॉन्ड रहता है, ना कि पोलर होता है। तो अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम्स हो या नियरली सेम भी हो जाए ना, तो सूरत में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना भाई, क्योंकि नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी आ रही है, सही है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे पास जो आइटम्स अगर डिफरेंट हों तो वो तो होमो, देखो मैं बता देता हूँ ना उसको, वो जो बात होती है वो बात हम अलग करते हैं। लाइक चलो आगे जब टॉपिक आएगा कभी तो उस पर बात करेंगे, टॉपिक डेविएट हो जाएगा वो पूरा, फिर वो आधा घंटा अलग से मुझे पढ़ाना पड़ेगा पूरा पोलर नॉन पोलर। तो वो एक है बॉन्डिंग, जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग इन डिटेल तो वहाँ डिस्कस करेंगे पोलर नॉन पोलर में। तो ये एबिलिटी से मतलब क्या मैकेनिज्म होता है कि हाइड्रोजन जो इतना छोटा एटम है वो, हाँ वो मैं बता देता हूँ उसको, नीचे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बात कंप्लीट हुई नहीं है असल में, टॉपिक चल जाए। अभी मैं जो आपको फैक्टर्स बताने तो उसमें समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा आपके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह है और आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह है। इट इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स एंड इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। मतलब सारे सेम है ना, मतलब आप देखा जाए तो ये तीनों के लाइक जो है ना वो सेम बिल्कुल है। नेक्स्ट आगे कम सो इन तीनों के हमारे पास सेम है, दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। सो मतलब दे हैव सेम ट्रेंड, सॉरी दे हैव सेम फैक्टर्स। क्यों है ऐसा? नंबर ऑफ शेल बढ़ने से तो सिंपल सी बात है ना कि अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है ना अपनी तरफ, मतलब वैलेंस शेल के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस जो होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस, अब वैलेंस जो आपका शेल है या फिर जो शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियस से जितना करीब होगा उतने आराम से उसको वो खींच पाएगा, सही बात है ना भाई। अब अगर छोटे आइटम्स हैं, छोटे आइटम्स होंगे तो क्या होगा कि वो उनका शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस से करीब होगा तो वो ईजिली उसको जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, एबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होती है, क्योंकि शेयर्ड पेयर दूर से दूर जाते रहता है, वैलेंस शेल दूर से दूर होता रहता है न्यूक्लियस के मुकाबले में, अब वो खींच नहीं पाता उसको। ये न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो आपको पता है श्रिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होती है, तो क्या होता है शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस से करीब आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा खींचना शुरू कर देता है अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो।
तो इसी लिहाज से अब इसके फैक्टर्स भी डिज़ाइन हमारे पास हो जाते हैं। अब फैक्टर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेम फैक्टर्स बनेंगे। जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए भाई हमारे पास, डिक्रीज होनी चाहिए, और लेफ्ट से राइट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर यस सॉरी नॉट फैक्टर्स, नाउ वी आर राइटिंग हियर ट्रेंड्स। ओके, अच्छा अगर मैं एक MCQs इसमें लिखना चाहूँ लाइक सो विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और 4 ऑप्शन लिख दूँ ABCD, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? 5 ग्रुप के एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन की होगी क्योंकि सेम ग्रुप में सबसे ऊपर जो पाया जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रही है। तो हाईएस्ट में हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। अच्छा अगर मैं इसकी को ट्रेंड को चेंज कर दूं, मैं लेफ्ट से राइट का ट्रेंड देख लूं, मैं को बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ऑक्सीजन, क्योंकि जो राइट जा रहे हैं तो बढ़ रही है, तो ग्रुप में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ऑक्सीजन। तो ट्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या वेरिएशन आ रही है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो सेम जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, जो ट्रेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का है, वही ट्रेंड हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। समझ गए? बस ये हमारा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी डिटेल्स बता दी मैंने इसके बारे में। पहला एलिमेंट की हाईएस्ट नहीं, फर्स्ट लेफ्ट साइड से नहीं टॉप पे हाइड्रोजन की हाईएस्ट की नहीं, जो टॉप पर है बिल्कुल हाईएस्ट है अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन की। अपने ग्रुप के लिहाज से होगी। हाइड्रोजन की बात करेंगे हम, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, दिस इज ग्रुप 1 है। इसके अंदर हाइड्रोजन की हाईएस्ट ही है, तो टॉप से बॉटम तो डिक्रीज हो रही है, तभी तो सीजियम फ्रांशियम की सबसे कम है। तो टॉप से बॉटम डिक्रीज तो हो रही है हर ग्रुप के अंदर रिस्पेक्टिव, हाइड्रोजन की हाईएस्ट ही है। सर वीलियम की पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो राइट पर भी और टॉप पर भी है। हाँ बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल राइट पर है और बिल्कुल टॉप पर है। तो हाँ ये एक अच्छा सवाल है कि सर फ्लोरीन की क्यों है। उस बात वही आ जाएगी कि क्या वो शेयर्ड पेयर बना सकते हैं। देखा जाए तो हाईएस्ट एक मिनट, आप वही सब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, कंसेप्चुअली यू आर राइट। अब हम बात करते हैं केमिकली, इस चीज़ को देखते हैं कि क्या 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या उसका शेयर्ड पेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। जब शेयर्ड पेयर हो गई नहीं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं करते कभी भी 8A ग्रुप के लिए। सही क्यों ना असाइन कर सकते, क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बना पाते, इसलिए हमें 7A ग्रुप का फ्लोरीन उठाना पड़ता है, सबसे ऊपर और सबसे राइट पर। समझ गया? क्योंकि वो बॉन्ड इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 0 दी थी हमने, वरना देखा जाए तो वो भी हाईएस्ट होनी चाहिए, तो 0 क्यों? इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते। बस में आ गई ये कॉन्सेप्ट। 6th वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? इट इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस नथिंग एल्स। यस, बस हर चीज़ को रिवर्स कर देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। मीन्स के ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी थी, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को, तो ये क्या बताता है? मेटालिक कैरेक्टर। इसी को हम लोग कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, कि रिवर्स हो गया ये। ठीक है, तो अब वो था द एबिलिटी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया द एबिलिटी ऑफ एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन, या द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिपल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ की रिवर्स हो जाएगी, सेम बातें हो जाएंगी कि इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, देयर शुड बी नो यूनिट ऑफ इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह स्केल इसका उल्टा हो जाएगा। अब अगर हमसे कहा जाए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी होती है? यस बिल्कुल सीजियम की हो जाएगी अभी, राइट। और हाईएस्ट और लोएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की हो जाएगी। अब टोटली देख रहे हैं आप, हर चीज़ रिवर्स हो जा रही है।
तो ये फ्लोरीन की हो जाएगी, वैल्यूज़ भी रिवर्स हो जाएंगी। अब ये फ्लोरीन की हो जाएगी 0.7, उसकी हो जाएगी 4.0, टोटली रिवर्स हो गया ये ओवरऑल। बाकी जहाँ तक हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स की या ट्रेंड्स की, तो वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, फैक्टर्स रिवर्स हो जाएंगे इसके। अब जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो यस बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यस बिल्कुल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये ट्रेंड्स हो गए हमारे पास, दीज आर एक्चुअली ट्रेंड्स। फैक्टर्स में यहाँ फैक्टर्स कर लेते हैं, मतलब ये मैं नहीं भी लिखूँ तो आपको अंदाजा है कि क्या करने वाले, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी हम कहते हैं, मेटल्स के अंदर ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह हम ये कह सकते हैं मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो होती है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए रिवर्स बात की थी, ये वाली बात, ठीक है। अब देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप इसको लिख सको। तो ये मैं इस बात को समराइज़ करके बता रहा हूँ कि मेटल्स जो है ना उनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, ऐसा ही है। और नॉन मेटल्स इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, तो वही होगा, रिवर्स हो गया। नेक्स्ट है 7 ट्रेड है हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसे कहते हैं? वाटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है, ये तो सही कह रहा हूँ, हाइड्रा आ गया। क्या है रिलेटेड वाटर से? एक मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एक एटम अपने मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स को? यस, समटाइम्स। नो, डाइपोल से इसका कोई लिंक नहीं है, सॉल्युबिलिटी से कोई लिंक तो है। चले मैं बताता हूँ। तो हाइड्रेशन क्या है? द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स surrounds the cations and anions of salt। ये होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि वो किसी सॉल्ट के कैटाइंस और एनाइंस को सराउंड कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। मतलब क्या, उसको डायग्राम से समझते हैं। वाटर में NaCl निकाल, यस, कोई भी सॉल्ट कर सकते हैं, NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट। यस, कुछ दूसरे सॉल्ट से भी कर सकते हैं। ये हमने बीकर लिया एंड इन दिस बीकर आई हैव टेकन वाटर। वाटर मैंने ले लिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अक्सर चीज़ों को डिजोल्व कर सकता है वाटर। और इस पर मैंने क्या कर दिया बेटा, ऊपर से हमने डाल दिया इसके ऊपर NaCl, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। अब आपको पता है जैसे ये पानी में जाएगा Na+ और Cl- साइंस में ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। और अब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर चारों तरफ मौजूद है, और वाटर आपको पता है दो तरह के आइंस में मौजूद होगा, अपने H+ और OH- साइंस में वाटर इस तरह से ब्रेक होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि इस Na+ को जो है ना वो OH- आइंस चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे। और इस Cl- को क्या होगा कि H+ आइंस चारों तरफ से घेर लेंगे। और आपस में मिलने से रोकेंगे, और इसी वजह से होगी सॉल्युबिलिटी, चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी। जैसे नमक डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, जो सॉल्युबिलिटी होती है उसी वजह से होती है, हाइड्रेशन की वजह से। चूँकि आइंस अलग हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेता है ताकि वापस में दोबारा जुड़ ना जाए। बॉन्ड ब्रेक होता है या फिर इनकी वजह से ब्रेक होता है? NaCl जैसे इन्हीं की वजह से ब्रेक होते हैं, इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अभी आगे डिटेल में बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले तो एक ये बात मैंने बताई कि हाइड्रेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है। हाइड्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्ट के कैटाइंस एनाइंस को वाटर के H+ और OH- आइंस सराउंड कर लेते हैं, जिससे वो चीज़ पानी में डिजोल्व हो जाती है। तो हाइड्रेशन सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब चीज़ें सॉल्युबल हो रही हों, वरना हाइड्रेशन नहीं होगी। अब पेट्रोल में अगर आप नमक डाल देंगे तो हाइड्रेशन नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्ट होना ज़रूरी है इलेक्ट्रोसिटी अट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन। और ये याद रखना है कि हाइड्रेशन के जो प्रोसेस ये वाला होता है ना, ये प्रोसेस हमारा होता है एक्सोथर्मिक। ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है।
एक्सोथर्मिक एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसमें हीट इज रिलीज्ड या इवॉल्व्ड, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है इसके अंदर। जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के अंदर से जो है वो हीट एनर्जी जो है ना वो खारिज हो रही होती है, हीट रिलीज हो रहा होता है इसके अंदर से, ठीक है। और जब हीट रिलीज होगा तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा एक्सोथर्मिक। इस वजह से क्या होगा कि इस वाटर का अपना टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसलिए जब पानी में नमक डाला जाता है ना तो पानी का टेम्परेचर फॉल होता है, डाउन होता है। अगर आपने ऐसे कभी सुना है या देखा है प्रैक्टिकल करके, अक्सर होता है ना कि आइस क्यूब्स है ना वो मेल्ट हो रहे होते हैं, तो आप उन पर सॉल्ट डालते हैं तो वो जम जाते हैं, वो फ्रीज हो जाता है। वो यही वजह होती है हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन एक प्रोसेस हमारे पास जो होता है वो होता है एक्सोथर्मिक। तो हीट एनर्जी जब रिलीज़ हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है हमारे पास कि यस, तो वो वाटर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है। सर कोई रेफ्रिजरेटर में जब बर्फ जम जाती है तो उसके ऊपर सॉल्ट डाला जाता है ताकि वो बर्फ खुद ही मेल्ट हो जाए, ऐसा प्रोसेस? सॉल्ट मेल्ट होने के लिए डाला जाता है? यस सर, मतलब ताकि जो बर्फ जमी होती है वो। हम सॉल्ट नहीं डालते हैं, हम उसको ऐसे ही खोल के छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमारे घरों में भी होता है लाइक अगर फ्रीज़र वगैरह है लाइक उसमें बर्फ़ जम जाती है ना समटाइम्स, तो हम उसको ऑफ करके उसको खोल कर उसको छोड़ देते हैं आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो खुद ही मेल्ट हो जाता है। सॉल्ट डालेंगे तो वो तो और ज़्यादा उसकी जो है ना उसको डाउन कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, आइस बॉक्स का नाम आपने सुना होगा कभी? आइस बॉक्स देखा है? तो उसके अंदर सॉल्ट होती है। कभी आपने देखो पुराने वक्तों में नमक के अंदर जो है ना आइसक्रीम्स वगैरह रखा करते थे, आइस पॉप्स वगैरह जो होते थे, तो कि वो उसको क्या करता, उसको जमने से, उसको मेल्ट होने से ना वो रुकता था, तो वो तो और ज़्यादा उसको जमा देगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो तो गलत कॉन्सेप्ट है। बस सुना होगा, चाहे देखा नहीं होगा। माइट भी पॉसिबल हो, कोई दूसरा केमिकल होगा, वो सॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्ट में तो 100% ये केमिस्ट्री अप्लाई होती है, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल है कि वो दूसरी चीज़ हो। तो कहने का क्या मकसद है कि ये प्रोसेस हमारे पास है एक्सोथर्मिक। अच्छा, इस तरह से एंडोथर्मिक हमारे पास जो प्रोसेस होता है ना, उसको अक्सर यही होता है कि वो कौन सा, मतलब सॉरी, एवापोरेशन। अब एनईडी में एक सवाल आता है जो अक्सर एनईडी के अंदर आता है क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एवापोरेशन इज अ डैश प्रोसेस। अब एक हमारे पास 2 ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको, एक हमारे पास है एंडोथर्मिक और एक हमारे पास आ जाएगा एक्सोथर्मिक। एवापोरेशन तो आप जानते हैं ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। और एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस ही कह रहे हैं। तो अगर एक लिक्विड अगर एवापोरेट हो रहा है, लेट्स से अगर हम यहाँ पर जस्ट वाटर की बात कर लें, इसके अंदर हमने वाटर डाला, पानी डाला और ये एवापोरेट कर रहा है, मीन्स कि ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से वेपर्स के फॉर्म में। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स लिख देता हूँ, ये प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन, है ना भाई। वेपराइजेशन या एवापोरेशन इसको हम कह सकते हैं कि वेपर्स की फॉर्मेशन करना। तो अब ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? अब ये देखो, ये बड़ा कॉन्सेप्ट ना क्लैश करता है। आधे बच्चे कहते हैं, 50% बच्चे कराची में कहते हैं एंडोथर्मिक है, 50% कहते हैं एक्सोथर्मिक है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर है। और मैं फिर रियल में बताऊँ क्या है असल में ये प्रोसेस। अब अगर हम इसको हीट, देखो मिसाल के तौर पे बच्चे कहते हैं सर हम इसको हीट दे रहे हैं तभी तो जाकर ये एवापोरेट हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसके अंदर, तो एंडोथर्मिक है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसके अंदर से, तभी तो टेम्परेचर कूल हो रहा है इसका, तो एक्सोथर्मिक है। तो दोनों बातें सही है देखा जाए तो, एंडो भी है एक्सो भी है, लेकिन दोनों सही होती तो नहीं, कोई एक ही होनी चाहिए। तो देखो होता क्या है, अच्छा होता क्या, रियलिटी क्या है, रियलिटी में यह प्रोसेस हमारे पास है एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट एनर्जी हम इसको देते नहीं है, ये एनवायरनमेंट से खुद लेता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक उसको कहते हैं, हम हीट एनर्जी हम दे रहे हो। आपको पता है एवापोरेशन एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा, हम उसको हीट दें ना दें वो एवापोरेट तो करता ही रहेगा। ठंडक हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब स्वेटिंग में, 1 मिनट में मेरी बात कंप्लीट हो जाए देन आई विल लेट यू क्वेश्चन। तो कहने का मकसद ही एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट एनर्जी हम इसको नहीं दे रहे हैं ना, ये तो हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि इसमें से हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तभी तो ये कूल हो रहा है। वरना एंडोथर्मिक प्रोसेस में तो लिक्विड गर्म हो रही होती है, क्योंकि हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है उसके अंदर। यहाँ ये कूल हो रहा है, इसका साबित यही कर रहे हैं कि एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। बट ये बात मैंने वो बताया जो रियलिटी में है,
कि एवोपरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब बॉइलिंग जो होता है ना, बॉइलिंग वो एंडोथर्मिक होता है। वाटर को बॉयल करना एंडोथर्मिक है, जो कि इसमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन एवोपरेशन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करेगा एवोपरेट। बात समझ में आ रही? लेकिन इन सब के बावजूद आप इसका आंसर एनईडी में जब लगाते हैं ना तो एंडोथर्मिक लगाते हैं। एनईडी में अगर आप टेस्ट देना तो उसका एंडोथर्मिक लगेगा, चूँकि उनके जो सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर एंडोथर्मिक का ही जो है ना वो फिक्स हुआ हुआ है। एनईडी में तो एमसीक्यूज रिपीटेड होता है जैसे मैंने बताया, तो उनके जो एमसीक्यूज है ना उसमें जो करेक्ट आंसर है उसमें एंडोथर्मिक लगा हुआ है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो वहाँ पर आप एक्सोथर्मिक नहीं लगाना है, एंडोथर्मिक ही लगाना है। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगरचे गलत है, आपको मैं ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज बताऊंगा जो उनके सॉफ्टवेयर में गलत है मार्क हुए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रियलिटी क्या है और वहाँ क्या लगा क्या नहीं। ठीक है, एनईडी के लिए खासतौर पर एमडी कैट में आएगा तो एक्सोथर्मिक लगाते हैं, इसमें एक्सोथर्मिक लगाएंगे, चूँकि रियलिटी यही है कि एक्सोथर्मिक है कॉन्सेप्चुअली। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। एक वक्त में दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे थे, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, और फिर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक हुआ। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बोथ है एंड भी, कह सकते हो सकता है। अगर 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 ऐसा लिखा होता ऑप्शन बोथ है एंड भी तो ज़्यादा बेहतर यही होता। रियलिटी में ऐसा हाँ, यह सही है। अगर हम उस तरह से देखें तो थोड़ा एब्जॉर्ब भी हो रहा है एनवायरनमेंट से, ले भी जा भी रहा है, लेकिन अगर यही दो ऑप्शन हो और तीसरा ऑप्शन इसका विस्कोसिटी होगा, चौथा कुछ इस तरह सरफेस टेंशन होगा, तो हमें एक तो लगाना है इसमें से, तो हम ये एंडोथर्मिक लगा देंगे। सही है, समझ गए? बात आपकी सही है कि वो दोनों ही हो रहे हैं देखा जाए तो उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसके अंदर से। ठीक है, और जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when 1 mole of salt is surrounded by H plus and OH minus ions. तो it's called हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये तो हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो गई कि अगर 1 मोल ऑफ सॉल्ट आपके पास है और 1 मोल सॉल्ट को अगर H प्लस और OH माइनस साइन सराउंड कर रहे हैं तो जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको कहा जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल के लिए बात इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, अब उसकी कोई वैल्यू होगी फिक्स। अब चूंकि ये भी एनर्जी है, सिंस चूंकि ये भी एनर्जी है तो उसकी यूनिट भी हम लोग क्या लिखेंगे भाई, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, इन यूनिट्स में इसको मेंशन किया जाएगा। बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स होंगे। तो बड़ी आसान सी बात है, देखो जितना छोटा आयन होगा ना, जितना स्मॉल आयन होगा, अब 2 आयन अगर हम ले लेते हैं, एक Li प्लस आयन है और एक जो इसके मुकाबले में एक बड़ा आयन है Cs पॉजिटिव। अब आपको पता है कि छोटे और बड़े आयन के मुकाबले में जो स्मॉलर आयन से उसको सराउंड करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत बड़े आयन को सराउंड करने के। दैट्स हम यही कहते हैं कि जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। सही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। यही हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसी से हम लोग ट्रेंड ले लेते हैं। ट्रेंड से यहीं से समझ में आ गया हमें कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास बिल्कुल सही कहा डिक्रीज हो रही है, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। इसी पर एमसीक्यूज़ निकाल लेते हैं कोई, और मैं आपसे आंसर पूछ लेता हूँ। पहला एमसीक्यूज़, विच हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, इनमें से बताइए किसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है। 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस हियर, A, B, C and D। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? गलत जवाब। गलत जवाब। क्या करो, ऐसा नहीं करो बच्चों। हाईएस्ट पूछा है, सबसे छोटा जो होगा उसकी हाईएस्ट होगी ना। सबसे छोटा तो लिथियम है, सीजियम की तो लोएस्ट होगी। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ना, आप उसको करेक्ट बताएं। ठीक है, जबकि मैंने हर चीज़ बता दी, अब मैं उसके बाद आपसे एमसीक्यूज़ पूछ रहा हूँ, तब तो कुछ मसला होना ही नहीं चाहिए।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करता हूँ। ऑप्शंस चेंज करते दोबारा से, बताइए हाईएस्ट किसकी है। सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सॉरी एल्यूमिनियम, सीजियम। इन चारों में बताइए कि सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? एल्यूमिनियम की होगी, चूँकि राइट साइड पे पाया जा रहा है। ठीक है, सीजियम अगर से लेफ्ट पर है लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा है, उसकी तो बहुत कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी। और ऑप्शन देखिए ए बी सी, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें। Al+1, Al+2, Al+3, किसके ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी? तीनों एलिमेंट में न्यूक्लियर चार्ज जिसके ज़्यादा होंगे तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स Al+3। तो किसी भी तरह से आ सकता है ई कैट एम डी कैट में, तो आप हाइड्रेशन एनर्जी किसी तरह से आते हैं, हाईएस्ट किसकी है, लोवेस्ट किसकी है, तो आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए। ठीक है, दैट्स